हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर धर्मेंद्र सिंह। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। I एम्पियर्स में गिवन है 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। V वोल्ट में गिवन है 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 एंड 13.2। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए, एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू गिवन है, तो हमें V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और साथ ही साथ रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी सर्किट में बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, तभी करंट फ्लो होती है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इनपुट क्वांटिटी हुआ और करंट हमारा आउटपुट क्वांटिटी हुआ। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनपुट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है, और करंट को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आउटपुट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया कि एक्स एक्सिस पे 7 इक्वल पार्ट लिया। ठीक है, 7 इक्वल पार्ट लिया और हर इक्वल पार्ट को हमने 2 वोल्ट के इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, ऐसे रिप्रेजेंट हो गया पोटेंशियल। ऐसे वाई एक्सिस पे करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 4 एम्पियर तक करंट है, तो हमने 4 इक्वल पार्ट लिया ऐसे, और हर एक पार्ट को 1 एम्पियर करंट के इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट किया। तो ये हो गया 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की पहली वैल्यू कितना, 1.6 वोल्ट। तो 1.6 वोल्ट हमारी नियर अबाउट 2 वोल्ट से पहले यहाँ पे आएगी। तो यहां से हमने क्या किया, एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन 1.6 वोल्ट से, ठीक है, हमने ड्रा किया। ऐसे ही 1.6 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर। तो हमने 0.5 एम्पियर क्या होगा, ये 1 और 0 एम्पियर के बिल्कुल बीच से हमने एक लाइन ड्रा किया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल था। तो क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइंस कहां पे कट किए, ए पॉइंट पे। तो इस तरह से हमें पहले वैल्यू से 1.6 वोल्ट और 0.5 एम्पियर से हमें पॉइंट ए मिल गया। ठीक है, यही प्रोसेस अगर हम रिपीट करेंगे जब 3.4 वोल्ट और 1 एम्पियर के लिए, तो पॉइंट बी मिलेगा। 6.7 वोल्ट और 2 एम्पियर के लिए तो पॉइंट सी मिलेगा। 10.2 वोल्ट और 3 एम्पियर के लिए तो पॉइंट डी मिलेगा। 13.2 वोल्ट और 4 एम्पियर के लिए पॉइंट ई मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई को ओ पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रा कर देंगे। तो यही जो लाइन मिली वही हमारा क्या हुआ, VI ग्राफ हो गया, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रजिस्टर की। तो क्या करते हैं, इस ग्राफ में देखते हैं कि ये ग्राफ किस नेचर का है। तो देखने से लग रहा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यह ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू IR। तो यहाँ R की वैल्यू यहां से क्या मिल गई, R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इस ग्राफ पे कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे हमने D ले लिया और एक पॉइंट हमने B ले लिया। ठीक है, देखिए D से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस पे, और B से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। फिर वो B पॉइंट को से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, जो इस वाली लाइन को पॉइंट F पे कट किया। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा निकाल लें, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा जनरली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू DF बाई BF।
ठीक है। तो देखिए डीएफ हमारा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीएफ पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का, यहां से हम देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वह इस स्लोप का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/tan थीटा। ये हो जाएगा बीएफ बाई डीएफ। बीएफ की वैल्यू क्या होगी, देखिए बीएफ की वैल्यू हो जाएगी 10.2 माइनस 3.4, 10.2 माइनस 3.4। और ए डीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएफ की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1, ते हो गया 6.8 अपॉन 2, ते हो गया 3.4 ओम। ते रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 3.4 ओम। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. देखिए यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, V इक्वल टू 12 वोल्ट और रेजिस्टर के थ्रू करंट कितनी फ्लो हो रही है 2.5 मिली एम्पियर। तो I इक्वल टू दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। तो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो इस लॉ के थ्रू हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, R इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी है 12 और I की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू हो जाएगी 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, या 10⁻³ मीन्स 1000। तो 1000 ओम इक्वल टू कितना होता है 1 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 4.8 किलो ओम। यही रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। A battery of 9 volt is connected in series with resistors 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? देखिए यहाँ पे 5 रेजिस्टर्स हैं, वे सारे सीरीज में कंबाइंड है। तो ये पूछ रहा है कि 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो होगी। तो देखिए सभी रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में कंबाइंड है, तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सभी रेजिस्टर पे सेम होती है, इसलिए 12 ओम पे वही करंट फ्लो होगी जो इस पूरे सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा, क्योंकि सीरीज में कंबाइंड है। तो हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ये हो गया 13.4 ओम। तो करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू है 9 वोल्ट अपॉन 13.4, इसको डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पियर। तो 0.67 एम्पियर की करंट 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस फ्लो होगी, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पेज नंबर 221 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। जितने रेजिस्टर कंबाइन करने हैं उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 176 ओम। आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस या सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कितना दे रखा है 220 वोल्ट। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि 176 ओम के कितने रेजिस्टर को हम पैरेलल में कंबाइन करें ताकि उस कॉम्बिनेशन को जब हम 220 वोल्ट से कनेक्ट करें तो करंट कितनी मिलनी चाहिए 5 एम्पियर। ठीक है, तो मान लेते हैं एन रेजिस्टर को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, पैरेलल में, ताकि करंट की वैल्यू 5 एम्पियर मिले। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये 176 ओम के रेजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर R डैश इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो तो 1/R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/R
प्लस 1/r प्लस 1/r, ये n टाइम्स, ये हो जाएगा n/r, क्योंकि n टाइम्स ऐड करेंगे, ये सारी वैल्यू सेम है तो ये n/r हो जाएगा, ये 1/r डैश की वैल्यू, तो यहाँ से r डैश की वैल्यू क्या आ गई, r/n, r की वैल्यू क्या 176, तो हो जाएगा 176/n, ये r डैश की वैल्यू आ गई। अब ओम्स लॉ से हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है IR। अब देखिए v की वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट और I की वैल्यू कितना दे रखा है 5 एम्पियर, और यहाँ पे R डैश यूज करेंगे क्योंकि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया 176/n, क्योंकि R डैश की वैल्यू है 176/n, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 176/220, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। क्या क्वेश्चन नंबर 11, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम so that the combination has a resistance of first 9 ओम सेकेंड 4 ओम। देखिए यहाँ पे 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, ठीक है ना, 6 ओम के 3 रेजिस्टर दिए गए हैं, तो हमको इन 3 रेजिस्टर को किस टाइप से कनेक्ट करना है कि पहले केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम आनी चाहिए और दूसरे केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम आनी चाहिए। तो देखिए 9 ओम की रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक रेजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करेंगे और बाकी दो को पैरेलल में, इस टाइप से। अब देखिए ये दो पैरेलल जो रेजिस्टेंस है इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम R1 ले लें, इसको R2 ले लें, इसको हम R3 ले लें, तो 2 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R23 की वैल्यू 6, R2 इंटू R3 अपान R2 प्लस R3, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 अपान 6 प्लस 6, ये वैल्यू आ गई 3 ओम। अब क्या होगा 3 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा 9 ओम, क्योंकि अब ये सीरीज में कंबाइंड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दो रेजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन करके तीसरे के साथ सीरीज में कंबाइन कर देंगे। और देखिए 4 ओम का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दो रेजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करेंगे और तीसरे के साथ पैरेलल कर देंगे। इसको हम R1 ले लें, इसको R2 ले लें, इसको R3 ले लें, तो क्या होगा, देखिए इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन तो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम, R12 की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 6, ये हो जाएगी 12 ओम। अब ये इसके साथ पैरेलल है तो R123, ठीक है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R12 पैरेलल टू R3, यही है। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करें तो ये हो जाएगा R12 इंटू R3 अपान R12 इंटू प्लस R3, तो ये हो जाएगा 12, R12 की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 6 अपान 12 प्लस 6, ये हो गया 72 अपान 18, ये हो जाएगा 4 ओम। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 4 ओम। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन होगा 6 ओम रेजिस्टर्स का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere।
तो देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब दिए हुए हैं, जब इनको 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये कितना पावर कंज्यूम करते हैं, इनकी जो रेटिंग दी हुई है 10 वाट, तो ये 10 वाट पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक बल्ब की पावर की वैल्यू दी हुई है। इससे हम पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो R इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई P, ये हो जाएगा 220 स्क्वायर बाई P की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 4840 ओम। तो ये प्रत्येक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4840 ओम। अब क्वेश्चन में एक आ रहा है कि ये जो 10 वाट के बल्ब है कितने बल्ब को पैरेलल में कंबाइन करें ताकि उनका कॉम्बिनेशन को जब 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करें तो मैक्सिमम में कितने करंट को अलाउ करें 5 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू मैक्सिमम कितना होनी चाहिए 5 एम्पियर। ठीक है, मान लेते हैं एन बल्ब को हम पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यार इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश हो तो 1/R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 एन टाइम्स। ठीक है, R क्या है प्रत्येक बल्ब का रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा N/R, तो ये 1/R डैश की वैल्यू हो गई, तो यहां से R डैश की वैल्यू मिल जाएगी R/N। R की वैल्यू कितना है 4840/N। ठीक है, तो बट बाई ओम्स ला V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहाँ I के जगह पे क्या यूज करेंगे I मैक्स, और R के यहाँ पे R डैश यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे B की वैल्यू 220 वोल्ट, I मैक्स की वैल्यू दे रखा 5 एम्पियर, और R डैश की वैल्यू यहां से निकली है यहां से 4840/N, तो N की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 4840/220। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 110 बल्ब, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। ए हार्ड प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवन की हार्ड प्लेट में दो रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं, एक कॉइल ए और एक कॉइल बी, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, मींस RA इक्वल टू RB इक्वल टू 24 ओम। ठीक है, तो यह एक बार जो इलेक्ट्रिक ओवन का हार्ड प्लेट है उसमें केवल या तो कॉइल ए कनेक्ट हो रही है या तो कॉइल बी, तो उस केस में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार ये दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो उस केस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक बार ये दोनों कॉइल्स पैरेलल में कनेक्ट हो रही हैं तो उस केस में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, जब दोनों कॉइल सेपरेटली कनेक्टेड हो, सेपरेटली मीन्स या तो RA कनेक्ट हो या तो RB कनेक्ट हो। ठीक है, तो इस केस में RA की वैल्यू 24 ओम और सप्लाई वोल्टेज तो दे रखा है V इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/RA RB, क्योंकि सेपरेटली या तो RA ले या तो RB ले, तो ये हो गया 220 वोल्ट अपॉन 24। तो ये वैल्यू अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.16 एम्पियर, ए नियरली इक्वल टू 9.2 एम्पियर। ठीक है, सेकेंड केस में इन सीरीज, जब दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्ट होगा तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू क्या हो जाएगा RA प्लस RB, तो ये हो गया 24 प्लस 24, ये हो जाएगा 48 ओम।
ठीक है, तो इस केस में करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपान आर एस, ये हो जाएगा 220 अपान आर एस की वैल्यू कितनी है 48 ओम, ये वैल्यू आ जाएगी 4.58 एम्पियर, ए नियरली इक्वल टू 4.6 एम्पियर। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, जब दोनों कॉइल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड हो, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आरपी हो तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/RA प्लस 1/RB, ये हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24, तो यहां से 1/RP की वैल्यू हो गई 1/12, तो यहां से आरपी की वैल्यू आ गई 12 ओम। ठीक है, तो इस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू V बाई आरपी, V की वैल्यू 220 अपान आरपी की वैल्यू कितनी है 12 ओम। तो इस केस में इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 18.33 एम्पियर। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 18.3 एम्पियर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। फर्स्ट, ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स, एंड सेकेंड, ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। देखिए यहाँ पे दोनों केसेस ये सर्किट 1 और सर्किट 2 में गिवन है। पहले केस में क्या है, 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर सीरीज में कंबाइंड है और फिर 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। दूसरे केस में 12 ओम और 2 ओम के रजिस्टर पैरेलल में कंबाइंड है और 4 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो दोनों केस में जो 2 ओम का रजिस्टर है, ये इनके अक्रॉस पावर का कंपेरिजन करना है। तो पहले केस में यहाँ पे देखिए दोनों रजिस्टर सीरीज में कंबाइंड है, तो आरएस की वैल्यू कितना हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 ओम। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी इस सर्किट में, आई इक्वल टू V बाई आर एस, ये हो गया 6/3, ये हो गया 2 एम्पियर। तो देखिए करंट की वैल्यू दोनों रजिस्टर में सेम जाएगी क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पावर की वैल्यू कितनी होगी, P इक्वल टू इस केस में होगा I स्क्वायर R2। ठीक है, I की वैल्यू तो 2 एम्पियर है 2 स्क्वायर, और R2 की वैल्यू भी कितना है 2 ओम, ये आ गया 8 वाट। तो पहले केस में पावर की वैल्यू कितनी आ गई 8 वाट। सेकेंड केस में देखते हैं 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पावर, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है 12 ओम के साथ। तो देखिए पैरेलल कनेक्शन में हमें पता है कि जितने भी रजिस्टर होते हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई R के यहाँ पे R2 यूज करेंगे क्योंकि 2 ओम के अक्रॉस हम पावर निकाल रहे हैं। तो R2 की वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 8 वाट। तो दोनों ही केस में पावर की वैल्यू सेम है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 222 पर गिवन है। 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? देखिए यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं, इनकी रेटिंग दी हुई है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक लैंप जो है 220 वोल्ट पे जब कनेक्ट होता है तो 100 वाट पावर कंज्यूम करता है। तो फॉर फर्स्ट लैंप V की वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट V1, तो P1 की वैल्यू कितनी है 100 वाट। तो यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इसका, R1 इसका तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P1,
ये हो जाएगा 220 होल स्क्वायर बाई P1 की वैल्यू है 100 वाट, ये वैल्यू आ जाएगी 484 ओम। ठीक है, तो पहले लैंप का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 484 ओम। अब दूसरे लैंप के केस में क्या गिवन है, फॉर सेकेंड लैंप देखिए यहाँ पे इसकी रेटिंग क्या दी हुई है, 100 वाट एट 220 वोल्ट, मतलब जब 220 वोल्ट से कनेक्ट होता है तो 60 वाट पावर कंज्यूम करता है। P2 की वैल्यू दे रखी है 60 वाट। तो यहां से इसकी R2 की वैल्यू निकालना है, इसका रेजिस्टेंस R2 इसका टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P2, ये हो जाएगा 220 होल स्क्वायर बाई P2 की वैल्यू कितनी है 60, ये हो जाएगा 4840 बाई 6 ओम। ठीक है, अब देखिए दोनों बल्ब जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उस केस में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है जब वो 220 वोल्ट से सप्लाई से कनेक्ट होंगे। तो इनका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी हो तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा 1/484 प्लस 1/4840/6, ये हो जाएगा 1/484 प्लस 6/4840, ये हो जाएगा 4840 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 6, ये हो गया 16/4840। तो यहां से आरपी की वैल्यू आ जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा 4840/16 ओम। ठीक है, तो हमें करंट निकालना है। जब ये 220 वोल्ट मेन से कनेक्ट हो रहे हैं तो करंट की वैल्यू आई जगह तो क्या हो जाएगा, V बाई आरपी। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, आरपी की वैल्यू कितना है 4840/16, ये हो गया 220 इंटू 16/4840। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.7272 या नियरली इक्वल टू 0.73 एम्पियर। यही आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं जो कि पेज नंबर 222 पर गिवन है। विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे टीवी सेट के लिए क्या दिया हुआ है, टीवी सेट की जो पावर की वैल्यू दे रखी है P इक्वल टू, इसको हम P1 से डिनोट कर रहे हैं 250 वाट, और कितने टाइम के लिए वर्क कर रहा है 1 आवर। T1 की वैल्यू दे रखा है 1 आवर, 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो यह कितना एनर्जी यूज करेगा, हमें पता है कि पावर क्या होता है, पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मींस E बाई टी। तो यहाँ पे हम P1 E1 T1 यूज कर ले रहे हैं, तो यहां से E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब एनर्जी यूज्ड E1 की वैल्यू हो जाएगी P1 इंटू T1। तो P1 की वैल्यू कितनी है 250 इंटू T1 की वैल्यू है 3600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 950, ये हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, इतनी एनर्जी आ गई। अब देखिए किसके लिए, टोस्टर के लिए। टोस्टर के लिए पावर की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसको हम P2 से डिनोट करें तो दे रखा है 1200 वाट, और कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है T2 इक्वल टू 10 मिनट, ये हो जाएगा 600 सेकेंड। तो एनर्जी इसी फार्मूले से हम एनर्जी इसकी निकाल सकते हैं, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 इंटू T2, ये हो जाएगा 1200 इंटू 600
तो ये हो जाएगा 724 टाइम 0, ये हो गया 7.2 इंटू 10⁵ जूल। तो यहां से हम देखते हैं कि E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है, इसका मतलब टीवी सेट की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 222 पर गिवन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्राज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेंस 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। देखिए यहाँ पे हीटर का जो रेजिस्टेंस दिया है वो 8 ओम और कितना करंट ड्रा कर रहा है, आई की वैल्यू दे रखा है 15 एम्पियर और टाइम की वैल्यू दे रखा है T = 2 आवर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग हीट डेवलप्ड निकालते हैं। हीट डेवलप्ड क्या होता है, H = I² RT। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो इसका मतलब हीट भी एक एनर्जी होती है, तो द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इज कॉल्ड पावर। तो इसको हम HP से डिनोट करें, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो ये हो जाएगा H/T। ठीक है, तो ये हो जाएगा I² RT अपॉन T, T कैंसिल हो गया, ये हो गया I² R। आई की वैल्यू कितनी है 15 एम्पियर, तो ये हो गया 15² इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8, ये हो गया 225 इंटू 8, ये हो जाएगा 1800 वाट। तो द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इज 1800 वाट। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 222 पर गिवन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। जो इलेक्ट्रिक लैंप्स के फिलामेंट होते हैं वह टंगस्टन के ही क्यों बनाए जाते हैं। इसके पीछे टंगस्टन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का होना है। पहला, हाईली डक्टाइल। टंगस्टन जो है एक हाईली डक्टाइल मटेरियल है, जिसकी वजह से इसको अगर हम बहुत पतले पतले वायर के फॉर्म में आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो अगर टंगस्टन का फिलामेंट बहुत पतले पतले वायर का बना होगा तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट हम पास करेंगे, ठीक है, तुरंत ही वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो तुरंत गर्म हो जाएगा, तो तुरंत वह तेज लाइट देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से हम टंगस्टन का फिलामेंट बनाते हैं। दूसरा क्या रीजन है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि जब फिलामेंट बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है तो उसके मेल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वह मेल्ट नहीं होगा। इसलिए जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता, जिससे वह लॉन्ग टाइम तक वर्क करता रहता है। देखिए इसका बी पार्ट, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, इनके क्वाइल्स को हम प्योर मेटल का ना बना के किसका बनाते हैं, एलॉय का बनाते हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से दो रीजन है। पहला, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक हीटर से क्या होते हैं, जो क्वाइल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, क्योंकि ये एलॉय के बने होते हैं। तो हाई रेजिस्टिविटी होने का क्या मतलब है कि इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो ये तुरंत ही बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम आसानी से गेन कर सकते हैं। दूसरा क्या रीजन है, नॉट इजली
ऑक्सीडाइज, ठीक है, यह इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये उससे रिएक्ट नहीं करते आसानी से। तो जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनमें कोरोजन नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा तो क्या होगा, इनकी कॉइल में ब्रेकिंग भी नहीं होगी, क्योंकि कोरोजन होने पे इनकी कॉइल्स क्या हो जाती हैं, कुछ टाइम के बाद ब्रेक हो जाती हैं और हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटर या टोस्टर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही मेन दो रीजन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करते, इसके पीछे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 डिवाइसेस हैं, 1, 2 एंड 3 ये सीरीज में कंबाइंड है और सप्लाई सोर्स से कनेक्टेड है। यदि देखिए अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो डिवाइसेस कंबाइंड है, अगर कोई भी डिवाइस खराब हो जाती है बाय चांस, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिवाइस 2 खराब हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो उसके आगे वाली डिवाइस भी क्या होंगी, वो भी वर्क नहीं करेंगी, या उसके आगे जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारे क्या होंगी, वर्क नहीं करेंगी। तो इसलिए अगर एक डिवाइस खराब हो जाती है तो बाकी डिवाइस भी वर्क नहीं करती सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरा क्या ड्रॉबैक है कि देखिए हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सभी सेम करंट पे नहीं वर्क करती, कोई बहुत लो करंट पे वर्क करती है, कोई बहुत हाई करंट पे वर्क करती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई डिवाइस लो करंट पे वर्क करती है और उसको हमने सीरीज में कंबाइन कर लिया, मान लीजिए डिवाइस नंबर A2 है, ये लो करंट पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। अगर मान लीजिए सप्लाई सोर्स से बहुत हाई करंट आ रही है तो ये लो करंट वाली डिवाइस क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, बर्न हो जाएगी तो फिर कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, फिर कनेक्शन ब्रेक हुआ तो फिर हमारा आगे वाली डिवाइसेस काम नहीं करेंगी, ठीक है, ये भी हमारा एक ड्रॉबैक हो गया। तीसरा क्या ड्रॉबैक है, जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वह ये जरूरी नहीं कि सारी डिवाइसेस एक साथ सारी की सारी वर्क करें, अरे उसमें कुछ डिवाइसेस को क्या करना पड़ता है, कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है, कुछ को ऑन करना पड़ता है। तो मान लीजिए हमें इस डिवाइस 2 को बंद करना है तो अगर तो इसके लिए हम यहाँ स्विच लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ स्विच लगाएंगे तो जब इस डिवाइस को बंद करेंगे तो अगले वाली डिवाइस भी बंद हो जाएगी, इसके आगे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो भी बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब हम स्विच लगा करके एक पार्टिकुलर डिवाइस को हम बंद नहीं कर सकते सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये ड्रॉबैक हो गए। अब देखिए डी पार्ट इसका क्या है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वैरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए अगर डबल हो गया, इंक्रीज हो गए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होके हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होके डबल हो जाएगा, ठीक है। अब ई पार्ट देखते हैं, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं, ठीक है, इन्हीं का हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। ऐसा क्यों, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही लो होती है, लो रेजिस्टिविटी। तो लो रेजिस्टिविटी होने की वजह से क्या होगा, इनमें इनका रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो इनमें हीट लॉस कम होगा। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना हीट लॉस के ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये चीपर होते हैं। जैसे सिल्वर भी हमारा इनसे अच्छा कंडक्टर है, लेकिन हाँ सिल्वर काफी महंगा होता है, लेकिन जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं ये काफी सस्ते होते हैं, इस वजह से इनका हम यूज करते हैं वायर बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का ही यूज करते हैं।